हाँ, हम लोग बात कर रहे थे आपका रेगुलेटरी एंड कंपनसेटरी टैक्स। रेगुलेटरी एंड कंपनसेटरी टैक्स पर बात करने से पहले एक बात समझ लेनी जरूरी है, और वो बात ये है कि हम रेगुलेटरी एंड कंपनसेटरी टैक्स कहे जरूर रहे हैं, क्योंकि अन्य कोई तरीका नहीं है भाषा में उस भाव को अभिव्यक्त करने का जो रेगुलेटरी एंड कंपनसेटरी टैक्स के पीछे। इसलिए यहां पर टैक्स शब्द का उपयोग हमने जरूर किया है, लेकिन इनफैक्ट रेगुलेटरी एंड कंपनसेटरी टैक्स टैक्स नहीं है, बल्कि टैक्स के तौर पर एक ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से राज्य वाणिज्य, व्यापार और समागम को बनाए रखने के लिए काम कर रहा है। इसलिए रेगुलेटरी एंड कंपनसेटरी टैक्स ये 301 में आएगा, और इसे विनियमित करके लगाने की जो अधिकारिता है ये राज्य को प्राप्त होगी इस शब्द से, अबाध, जो शब्द 301 में आया। 301 में उसने क्या कहा कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होगा। तो व्यापार, वाणिज्य और समागम भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में अबाध रखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो डेफिनेटली वो राज्य की है, क्योंकि सब कुछ, जो कुछ भारत के राज्य क्षेत्र में होगा उसे करने की जिम्मेदारी ये राज्य की है। जो कुछ किया जाना अपेक्षित, अगर वो विधायन की प्रकृति का है तो विधायिका यानी राज्य का वो अंग जो विधायन करता है। अगर वो न्याय निर्णयन की प्रकृति का है तो राज्य का वो अंग जो न्याय निर्णयन करता है। और अगर वो कार्यपालिकी प्रकृति का है तो राज्य का वो अंग जिसे आप सरकार या कार्यपालिका इस नाम से जानते हो। तो अगर उसने कहा कि भारत के राज्य क्षेत्र में या भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम ये अबाध होगा, तो इसको अबाध सुनिश्चित करने का जो हक है या इसको आबाद रखने की जो जिम्मेदारी है ये राज्य के किस अंग पर आएगी? कार्यपालिका। ये कार्यपालिका की जिम्मेदारी होगी कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद रहे। अब एक समस्या पैदा हो गई कि कार्यपालिका बिना कानून के कुछ भी नहीं कर सकती। ये यूं कहें कि कार्यपालिका बिना कानून के केवल वही कर सकती है जिससे नागरिकों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ये हम लोग देखकर आए कि कार्यपालिका कार्यपालिकी शक्ति में अपराधों के अन्वेषण हेतु किसी अन्वेषण अभिकरण या न्याय जैसे उनको जन्म तो दे सकती है, क्योंकि उनसे नागरिकों के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आप ये कहें कि कार्यपालिका कोई ऐसा काम जिससे नागरिकों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य हो अपनी कार्यपालिकी शक्ति में कर पाए, यह संभव नहीं। उसके लिए तो विधायन एकमात्र विकल्प है। क्यों? क्योंकि भारत के प्रत्येक नागरिक प्राण और दैहिक स्वतंत्रता ये प्राप्त है, और नागरिक ही नहीं, भारत की धरती पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को और प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता, इन शब्दों की जो व्याख्या शुरू होगी फंडामेंटल राइट के चैप्टर में, तो आप देखेंगे जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र बचेगा ही नहीं जो प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता इन दो शब्दों में आना जाए।
तो फिर स्थिति ये निकलेगी कि व्यापार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(g) में भले ही हो, लेकिन उसे आप प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता इन शब्दों में भी शामिल मानेंगे। यही निष्कर्ष निकलेगा जो हम लोग मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। क्योंकि जो कंट्रोवर्सी चलेगी ए.के. गोपालन और मेनका गांधी के बीच, वो कंट्रोवर्सी यही होगी। ए.के. गोपालन में तर्क यह आएगा कि अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताएं अलग हैं और अनुच्छेद 21 में वर्णित जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता शब्द हैं, इनके अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं मानी जा सकती हैं वो अलग है। अर्थात अगर कोई कानून ऐसी किसी स्वतंत्रता को बाधित करता है जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्त रूप से हुआ है, तो उस कानून को अनुच्छेद 19 में जो प्रतिबंध लगाने के शीर्षक हैं केवल उन्हें संतुष्ट करना पड़ेगा। उसे अनुच्छेद 21 के मुताबिक विधि की सम्यक प्रक्रिया और सुविधि ये नहीं होना होगा। ये बात कहां आएगी? ए.के. गोपालन में। और इसीलिए ए.के. गोपालन को गलत माना जाएगा। जब 1978 में मेनका गांधी डिसाइड होंगी तब बात यह आ जाएगी कि अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताओं के सहित जितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हो सकती हैं सब प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता शब्द में शामिल है। इसलिए अगर कोई कानून बनता है जो किसी भी स्वतंत्रता का वायलेशन करता है तो वो स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताओं में अभिव्यक्त रूप से वर्णित हो या न हो, उसे प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता का अतिलंघन करने वाला कानून माना जाएगा। और राज्य को यह साबित करना होगा, राज्य को यानी कार्यपालिकी अंग को, राज्य के और विधायी अंग को, कि जो कानून बनाया गया अगर उससे अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 स्वतंत्रताओं को बाधा पहुंचती है तो वो अनुच्छेद 19 में प्रतिबंध लगाने के शीर्षकों के अंतर्गत न्यायोचित बाधा पहुंचाता है। और साथ ही वो जिस प्रक्रिया को अधिनियमित करता है वो विधि की प्रक्रिया कही जा सकती है, अर्थात वो प्रक्रिया कैसी है? जस्ट, फेयर और रीजनेबल। और वो कानून भी स्वयं जस्टनेस, फेयरनेस और रीजनेबलनेस की परिधि से बाहर नहीं जाता। और अगर अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताएं जो अभिव्यक्त रूप से वर्णित है उनमें से किसी का अतिलंघन करता ही नहीं वो कानून, तब तो उसकी जो संवैधानिकता है वो अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि और उसकी प्रक्रिया इसके मुताबिक तय की जाएगी। इसका अर्थ यह निकल आया कि अगर कार्यपालिका कोई ऐसा काम करती है जिससे नागरिकों के जो विधिक अधिकार हैं या नागरिकों की जो स्वतंत्रताएं हैं वो स्वतंत्रताएं कैसी भी हो, उन्हें कम से कम अनुच्छेद 21 को संतुष्ट करना ही होगा। और अनुच्छेद 21 कहता है कि अगर आप कोई स्वतंत्रता खत्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, किंतु कैसे? विधि और उसकी स्थापित प्रक्रिया से। क्योंकि अनुच्छेद 21 जो टर्मिनोलॉजी यूज करता है वो क्या कि किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि की प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब अगर वंचित करेंगे तो विधि और उसकी प्रक्रिया से। तो एक बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि भारत के किसी नागरिक के अधिकारों पर अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालना है, भारत ही नहीं, भारत की धरती पर मौजूद किसी के भी, रोहिंग्यास के साथ यही दिक्कत आई है, ऐसे नहीं निकाल सकते और जेल में भी नहीं रख सकते क्योंकि जेल में रखने के लिए अपराध चाहिए। इसलिए अलग से डिटेंशन सेंटर वो बनाए हैं। डिटेंशन सेंटर भी नाम नहीं है उनका, उनका नाम कुछ और है।
और वहां रखा जाएगा। और अगर डिपोर्ट करना है तो फिर विधि और उसकी प्रक्रिया से यानी कानून बनाना पड़ेगा अलग से। और कानून कैसा होना चाहिए? जस्ट, फेयर और रीजनेबल। क्योंकि जो जस्ट नहीं है, जो फेयर नहीं है, जो रीजनेबल नहीं है, वो कानूनी नहीं है। और वो कानून प्रक्रिया उपलब्ध कराए कि कैसे वापस करेंगे आप। कानून अपने में जस्ट है, फेयर है, रीजनेबल है, लेकिन उसकी प्रक्रिया अगर जस्ट, फेयर और रीजनेबल नहीं है तो भी वो असंवैधानिक है। और अनुच्छेद 21 भारत की धरती पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को हासिल है। इसलिए आप देखते हैं कि बहुत प्रयास, इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि असम में, जो हम लोग बात कर रहे थे, कि असम में बाह्य आक्रमण के परिणाम स्वरूप अशांति है, जो 356 पढ़ रहे थे, और डिपोर्ट किया जाए, लेकिन उसके लिए भी कानूनी बनाना पड़ा है और कोई तरीका नहीं है। तो अनुच्छेद 21 की मौजूदगी है। और हमने पहले भी कहा कि हमने संविधान को आत्मा अर्पित किया है, और जो आत्मा अर्पित हो गया वो आपसे सेपरेट हो ही नहीं सकता। और जब सेपरेट नहीं हो सकता तो फिर आप संविधान का पालन करने को मजबूर हैं, विवश हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। और विवश और मजबूर भी आपको सिर्फ उस भाव के नजदीक ले जाने के लिए भाषा में प्रयुक्त शब्द हैं जिनका उपयोग हम इस समय कर रहे हैं। अर्थात अन्यथा तो विवश और मजबूर भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आत्मा अर्पण स्वेच्छा से होता है और विवशता और मजबूरी एक नकारात्मक कॉन्सेप्ट है, इसलिए वो भी नहीं कहना चाहिए। लेकिन हम करें क्या? उस भाव को आप तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए भाषा में अन्य कोई उपयुक्त शब्द हमें मिल ही नहीं रहा। और इस बात को और जोर देने के लिए हिंदुस्तान के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी यह भी बनाई गई है। और जब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट तो वहां रिजर्वेशन आएगा। और जब क्या आएगा रिजर्वेशन? जब मांगा जाएगा उसमें कितने, जहां सुपर स्पेशलिटी की जरूरत है, ठीक है, तो एक मुकदमा आएगा एम्स वर्सेस, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस, और वहां कोर्ट ये कहेगा कि इसी देश के नागरिक हम भी हैं, यानी जजेस ये कहेंगे कि हम इसी देश के नागरिक हैं, इस देश का संविधान हमारी भी आत्मा में है, और फंडामेंटल ड्यूटीज से हम भी बाध्य हो रहे हैं। और फंडामेंटल ड्यूटी ये कहती है कि आप ऐसा करेंगे, आपके कृत्य ऐसे होने चाहिए जिससे राष्ट्र क्या करे? उपलब्धि, इसके शिखरों को छू ले, ठीक है। और एज ए जज हमारा काम यह है कि हम न्याय निर्णय करें, तो हमारा न्याय निर्णय ऐसा होना चाहिए कि राष्ट्र परम उपलब्धि के शिखरों को छुए। और यह तय है कि सुपर स्पेशलिटी के क्षेत्र में अगर हमने रिजर्वेशन दिया तो कॉम्प्रोमाइज होगा, सुपर स्पेशलिटी देयर विल बी नो रिजर्वेशन, ये आपका डिसीजन आएगा। कुल मिलाकर जो हम कहना चाहते हैं वो ये कि हम बाध्य हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक तो आत्मा अर्पित किया और दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी, वो तो पालन करना ही होगा। और जब उसे पालन करना ही होगा तो फिर हमारा यह दायित्व होगा, हमारा मीनिंग दरबाई राज्य का जो कार्यपालिकी अंग है, कि वो नागरिकों के अधिकारों में इस प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करे जो विधि और उसकी प्रक्रिया से, ठीक है, आपका समर्थित न हो। क्योंकि ऐसा अगर नागरिकों के अधिकारों में आपको हस्तक्षेप करना है तो फिर अनुच्छेद 21 को संतुष्ट करना ही होगा। हां, कार्यपालिकी शक्ति में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अमुक दिन छुट्टी रहेगी क्योंकि जाड़ा बहुत है, उससे नागरिकों के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा। और इसी को शासनादेशों के माध्यम से काम करने की प्रक्रिया यह कहा जाता है।
यही शासनादेश कहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर जियो ये जारी हो गया है। तो गवर्नमेंट ऑर्डर के माध्यम से आप कुछ देना चाहें तो दे दें, लेकिन कुछ लेना चाहेंगे तो ले नहीं पाएंगे। और लेने में प्रतिबंध लगाना यह भी शामिल होता है, दायित्व अधिरोपित करना यह भी शामिल होता है। ठीक है, हम ये कहें कि अगर आप ये करोगे तो करो, लेकिन ये भी फिर भुगतना होगा। तो ये भी रोकने का ही एक ढंग है। रोकने का ढंग सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप ये नहीं करोगे, रोकने का ढंग ये भी है कि अगर ये करोगे तो ये करना होगा, यानी दायित्व का अधिरोपण ये भी रोकने का ही ढंग होता है। तो अगर ऐसा कुछ करोगे, आपको अपना दिमाग खुला रखना चाहिए, इसलिए क्योंकि कानून का आदमी ये सबसे ज्यादा विद्वान माना जाता है, इसी वजह से, क्योंकि आम व्यक्ति रोकना मतलब रोकना ही मानता है। और हम ये देख सकते हैं कि रोकने के प्रकार, रोकने के रूप कई हो सकते हैं। और रोकना मीनिंग देयर बाय किसी भी तरह से रोकना, इसमें शामिल है। इसलिए विस्तार से सोचना, विषय पर गंभीरता से विचार करना। इसीलिए पहले हम जाते थे तो हमें ऐसा लगता था कि ये जो बोर्ड लगा है कि कृपया शांत रहें, न्यायालय कार्य कर रहा है, और जबकि हम देखते तो बीड़ी पी जा रही। ठीक है, तो हमें बड़ा अजीब सा लगता था जब हम एज ए जूनियर घुसे थे कोर्ट में। जूनियर तो आज भी हैं, गर्भोक्ति नहीं कर रहे, लेकिन बात के भाव को समझना चाहिए सिर्फ। यानी जब हम नए नए कचहरी गए थे तो हमें लगता था ये कुछ दिखाने का प्रयास है, ये सिर्फ शोइंग नेचर है, अपने को गंभीर दिखाने का, इतनी तो आवाज हो रही है। लेकिन वो जो आवाज हो रही वो सोचने में बाधा नहीं पहुंचा रही है। तारीख दी जा रही है, कुछ और हो रहा है, वो सोचने में बाधा नहीं पहुंचा रही। मोबाइल की घंटी सोचने में बाधा पहुंचाएगी, क्योंकि सोचने में बाधा तब पड़ती है कि कुछ अनपेक्षित घटित होगा, तब ध्यान आपका इस विषय से वहां जाएगा। और जो यूजुअल है, जो पार्ट ऑफ द बिजनेस है, उसके होने से आवाज कितनी भी हो बाधा नहीं पड़ती। इसलिए अदालत में कितना भी शोर हो बाधा नहीं पड़ेगी, लेकिन मोबाइल बजते ही बाधा पड़ेगी। इसलिए वो बिल्कुल ठीक लिखा है। और सोचने का काम लगातार चलता है। हम एक इश्यू पर आपने बात की, अब हम सोच रहे हैं उस पर बैठे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि हम चुप बैठे हैं, लेकिन हम तो सोच ही रहे हैं। हम ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बात ठीक है या आपकी बात ठीक है। तो प्रतिबंध के कई तरीके हो सकते हैं, और आप प्रतिबंध अगर लगाना चाहते हैं तो फिर कानून होना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 21 रोक रहा है आपको। कुछ देना चाहते हैं दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कार्यपालिकी शक्ति में यह किया जा सकता है कि गवर्नमेंट कुछ दे लेकिन ले नहीं सकती। इसलिए शासनादेशों के माध्यम से दिया जा सकता है, लिया नहीं जा सकता। और अगर दोनों बातें आपके दिमाग में क्लियर नहीं होती तो आप आम आदमी की तरह मूर्खता की बातें करते हैं। आपको कुछ दिया गया, आपने नहीं लिया, आपकी मर्जी। हम आपको लड्डू दे रहे थे, आपने नहीं लिया, आपकी मर्जी। हालांकि लड्डू अगर आपके सेहत के लिए जरूरी था और हम आपका कल्याण सोचने के लिए बनाए गए, अर्थात हम आपके गार्जियंस में हैं, तो यह भी हो सकता है कि हम थप्पड़ मारें और कहें लड्डू खाओ, कैसे नहीं, खाना पड़ेगा। ठीक है, यह भी हो सकता है। तो राज्य चूंकि परम संरक्षक है, इतनी ठंड ज्यादा थी, राज्य ने घोषित किया कि छुट्टी रहेगी। आपने लड्डू खाने से इनकार कर दिया, आपने कहा हम नहीं खाएंगे, आपने स्कूल खोल लिया, तो कोई अपराध नहीं हुआ।
ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ कार्यपालिकी शक्ति में दिया गया आदेश था। आपने नहीं खाया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर स्कूल छोटे बच्चों का है तो राज्य परम संरक्षक है, मां बाप नहीं है परम संरक्षक। अगर मां बाप मूर्ख हैं और वो ऐसा मानते हैं कि इतने ठंड या इतनी बरसात में भी एक ही दिन में उनके बच्चे डीएम बन जाएंगे और उन्होंने रिक्शे पर बैठालकर भेज दिया है बच्चों को, तो राज्य परम संरक्षक है, प्रबंधकों सहित सबके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई तो कर नहीं सकते, क्योंकि अधिकार स्वतंत्र रहने का उनका जो है वो हम कानून से ही ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम ये तो कर देंगे, हम तुम्हारी मान्यता खत्म कर रहे हैं, मान्यता तुमने हमसे ही ली, हम तुम्हारी मान्यता ले लेंगे, ठीक है। और जब मान्यता जाएगी फिर तुम बुलाना बच्चों को, देखे कैसे बुला लोगे। ये किया जा सकता है, लेकिन इतने कठोर कदम इतनी जल्दी नहीं लिए जाते, ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं ये जो शासनादेश जारी हुआ करते हैं इनका वायलेशन भी होता है। जो सो कॉल्ड कॉन्वेंट स्कूल्स हैं वो उनको नहीं मानते, और इसका प्रभाव आपके मन पर क्या आता है कि शायद अंग्रेजी जानने वाले लोग कुछ महाराजा होते हैं, वो सरकार की प्रशासकीय शक्ति से ऊपर होते हैं, इस ढंग का प्रभाव आप लेते हैं और आपके इस प्रभाव को बढ़ाते हैं वो मूर्ख जो फेसबुक पर लिखा करते हैं। जबकि सही बात यह है कि गवर्नमेंट अपनी प्रशासकीय शक्ति में आपको कुछ दे सकती है, आपसे कुछ ले नहीं सकती। लिया कानून के माध्यम से जाएगा। अब जब लिया गया दिखता है, अब हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, लिया गया दिखता है, लिया गया है नहीं, लिया गया दिखता है। जब आपका हाथ टूट गया और जोड़ने की प्रक्रिया चल रही, तो वैसे तो दर्द हो रहा है, लेकिन आपको दर्द पहुंचाया जा रहा है या दर्द का निवारण किया जा रहा है? इनफैक्ट तो दर्द का निवारण हो रहा है, लेकिन फौरी तौर पर दर्द दिया जा रहा है, क्योंकि जब टूट गया तो हड्डी एक स्थिति में आ गई है, लेकिन वो हड्डी की स्वाभाविक स्थिति नहीं है। और हड्डी को जब स्वाभाविक स्थिति में लाया जाएगा तो दर्द होगा, लेकिन हड्डी को स्वाभाविक स्थिति में लाए बिना काम चलेगा भी नहीं। तो स्थायी दर्द निवारण के लिए जरूरी है कि हड्डी को स्वाभाविक स्थिति में लाया जाए, और जब हड्डी को स्वाभाविक स्थिति में ला रहे हैं तो जिसकी हड्डी है वो कह रहा है कि ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही रहने दो, और वो मन से ऐसा नहीं करा, दर्द की त्वरा और तीव्रता इसके कारण कह रहा है, तो उसकी नहीं सुनते हैं, पकड़ लेते हैं, जबरदस्ती करते हैं। और चूंकि अब नई मेडिकल साइंस ये कह रहे कि अगर आप जबरदस्ती करोगे तो व्यक्ति को ज्यादा दर्द अनुभव होगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगा बॉडी में, तो समझाते हैं, आपसे बातें करना है, कहा चलो कुछ नहीं कर रहे, बातें करते रहे, और हड्डी सेट करने में तो एक मिनट से भी कम समय लगता है, और बस उनने एक बातें करते करते फट की और बस बात खत्म। जब तक आप चीखे तब तक तो वो सेट हो गई, और जैसे ही सेट हुई दर्द खत्म, ठीक है। तो आपको लग सकता है कि दर्द दिया जा रहा है, जबकि दर्द लिया जा रहा है। तो 301 कह रहा है कि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होगा। तो इस आबाद को सुनिश्चित करने के लिए अगर कोई नियम और कानून बन रहा है और वो नियम और कानून कुछ टैक्स जैसा बन रहा है, अर्थात कुछ देने का प्रावधान कर रहा है, तो भाषा में शब्द के गैर मौजूदगी के कारण हम उसे रेगुलेटरी एंड कंपनसेटरी टैक्स कह रहे हैं, क्योंकि वो टैक्स नहीं है, क्योंकि टैक्स अधिभार है, टैक्स सरचार्ज है, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट किसी भी काम को करने पर लगाती है। वास्तव में तो ये रेगुलेटरी एंड कंपनसेटरी टैक्स आबाद बनाए रखने की राज्य की कोशिश है, ये टैक्स है ही नहीं। रेगुलेटरी एंड कंपनसेटरी टैक्स नहीं है,
ठीक है ना। वो गवर्नमेंट की कोशिश है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद बना रहे, ये कोशिश है। लेकिन दिक्कत, समस्या वही है कि आप त्याग को भी पैसों के अर्थ में ही समझ पाते हो। आप त्याग को व्यक्ति के स्वभाव के रूप में समझ ही नहीं पाते। इसलिए आपको यह बताना पड़ता है कि महावीर ने राज्य छोड़ दिया, बुद्ध ने राज्य छोड़ दिया। इसलिए बताना पड़ता है। अमुक ने 2 लाख रुपए का दान किया, यह बताना इसलिए पड़ता है क्योंकि आप त्याग को भी पैसों की भाषा में ही समझते हो। इसके अलावा कोई भाषा ही नहीं है आपके पास। आप सुख को भी पैसों की भाषा में समझते हो। आपको लगता है जो पैसे वाला है वो सुखी है, ऐसी आपकी मान्यता है। भले ही आप शब्दों में यह कहो कि ऐसी मान्यता नहीं है, लेकिन ऐसी ही मान्यता है। हम कहीं पढ़ रहे थे कि मैं भी परेशान, तू भी परेशान, मंदिर भी धनवान, मस्जिद भी धनवान, ठीक है, तू भी इंसान, मैं भी इंसान। इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं मंदिर भी धनवान, मस्जिद भी धनवान, तू भी परेशान, मैं भी परेशान। इस लाइन से जो कुछ निकल कर आ रहा है वो क्या निकल कर आ रहा कि धनवान न होने के कारण हम लोग परेशान हैं, जबकि परेशान होने का धन से कोई संबंध ही नहीं। सिकंदर परेशान है, पूरे विश्व का विजेता है, पूरे विश्व का तो नहीं है लेकिन लगभग पूरे विश्व का विजेता है। और वो साधु जो कह रहा है कि बस इतना ही कर दो कि धूप छोड़ दो और तुम हमें क्या दे दोगे, ठीक है, तुम खुद ही मारे मारे घूम रहे हो। वो साधु जिसके पास कुछ नहीं है वो सुखी है, ये परेशान है। जबकि आपने क्या जोड़ रखा है कि परेशानी का संबंध धन से है। धन से है ही नहीं परेशानी का संबंध, ठीक है। आपने गलत कॉन्सेप्ट पकड़ रखे हैं। तो दिक्कत यह है कि आपने पैसों की भाषा में त्याग को समझ रखा है और कुछ आप जानते ही नहीं हैं। इसलिए बार बार बताना पड़ता है कि अमुक व्यक्ति ने इतना त्याग किया, क्योंकि अगर पैसा जरूरी है त्याग के लिए, सिर्फ पैसे वाला ही त्याग कर सकता है, तब तो फिर बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। सुख त्याग में नहीं, सुख पैसे में नहीं है। क्योंकि अगर पैसे में सुख होता तो जो अमीर आदमी उन्हें तो कोई दुखी ना होता भाई। अगर सुख पैसे में ही है तो अमीर आदमी को दुख क्यों है? होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपकी अपनी धारणाएं हैं और आप अपने ढंग से चीजों को समझ लेते हैं। आपने इसी ढंग से इस बात को भी समझ रखा है। आपको लगता है कुछ भी कहा जाए कानून बनाकर, ठीक है, वो क्या है? प्रतिबंध है। आपको लगता है कुछ भी आपसे लिया जाए शासन के द्वारा, वो टैक्स है, ऐसा आपको समझ में आता है। इसलिए आपको समझाने के लिए शब्द प्रयोग हो गया रेगुलेटरी एंड कंपनसेटरी टैक्स। अदरवाइज ये टैक्स है ही नहीं। टैक्स लगाने की सुविधा कहां मिलेगी? 302, 303, 304, इनमें आपको टैक्स या व्यापार को प्रभावित करने वाले कानून बनाने की फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है ना। अगर आप व्यापार को प्रभावित करने वाले कानून बनाना चाहते हो तो वो बनाने का हक आपको कहां मिलेगा? 302 और 304 में। 302 में वो हक मिलेगा किसे? केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार यानी विधायिका केंद्रीय। और 304 में वो हक मिलेगा राज्यों की विधायिका या राज्यों की सरकारों को। और दोनों को 303 के अकॉर्डिंग रहते हुए अधिकार मिलेगा। और 305 जो बनाया जाएगा वो व्यापारों को अगर नेशनलाइज किया जाता है, यानी उनका राष्ट्रीयकरण किया जाता है, तो 305 के मुताबिक किया जाएगा। यह टोटल स्थिति उभरेगी।
और इसीलिए इसको व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित उपबंध कहा जाता है। लेकिन अगर हम व्यापार को प्रभावित करने वाला कानून नहीं, व्यापार को आबाद रखने वाला कानून बनाना चाहते हैं, यानी उसकी बाधाएं हटाना चाहते हैं, तो भी बनाना तो हमें कानून ही पड़ेगा। लेकिन उसे कानून कहा जाए ये ठीक नहीं है। ये चलो हम कानून कहे, इसे हम ठीक मान भी लें, लेकिन अगर वो व्यापार को आबाद बनाए रखने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उनके कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे लेने की बात करता है, तो चूंकि आप टैक्स शब्द से परिचित हो इसलिए हम उसे टैक्स कह रहे हैं, अदरवाइज उसे टैक्स कहा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टैक्स काहे के लिए होता है? आप कुछ कर रहे हो इसलिए हम टैक्स लेंगे। कुछ करने के बदले टैक्स एक दायित्व है। ठीक है ना, टैक्स एक दायित्व है, टैक्स एक शर्त है कि इफ यू विल डू दैट वी विल चार्ज दैट। टैक्स एक दायित्व है, टैक्स एक शर्त है। जबकि 301 में जो लगेगा वो व्यापार वाणिज्य और समागम को आबाद रखने के लिए लगेगा, इसलिए उसे टैक्स तो कहना ही नहीं चाहिए। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी है कि जैसे आप सुख को पैसों के बिना समझ ही नहीं पाते, जैसे आप त्याग को पैसों के बिना समझ ही नहीं पाते, आपको त्याग को पैसों की भाषा में समझाना पड़ता है, जबकि त्याग और पैसे का कोई ताल्लुक नहीं। व्यक्ति महात्यागी हो सकता है उसके पास 1 रुपया हुए बिना, क्योंकि अगर आप त्यागी हैं तो कुछ अर्जित करने का प्रयत्न नहीं करेंगे, और जब अर्जित करने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो भगवान के ऐसे छाती पर कुछ बांधकर पैदा थोड़े हुए थे, तो आपके पास क्या होगा? और वो सम्राट जिसने करोड़ों छोड़ दिए वो कृपण हो सकता है। उसने करोड़ों इसलिए छोड़े हैं क्योंकि स्वर्ग या जन्नत में उसे 10 करोड़ प्राप्त होंगे, तो वो तो व्यापारी है, कारोबारी है। और ये व्यक्ति त्यागी है जिसने कुछ नहीं छोड़ा, तो छोड़ने से त्याग का कोई ताल्लुक है ही नहीं। लेकिन आप त्याग को पैसों से जोड़कर समझ पाते हो, इसलिए वो बात बोलनी पड़ती है। इसलिए रेगुलेटरी एंड कंपल्सरी टैक्स, ये वास्तव में तो टैक्स है ही नहीं। तो टैक्स कहां है? ये तो आबाद रखने की कोशिश है, क्योंकि आबाद रखने के लिए व्यापार वाणिज्य और समागम को कुछ करना पड़ेगा। सड़क तो बनाएंगे, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन ये तो स्थापित करेंगे, मार्केट प्लेस ये तो बनाएंगे, लोगों के रुकने के लिए कुछ स्थान ये तो निर्मित करेंगे। और जून में आदमी आएगा मार्केट में तो कुछ छायादार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मार्केट में 2-4 घंटे रुकेगा तो नेचुरल कॉल्स की जरूरत पड़ सकती है, यूरिनल ये सब तो बनाने पड़ेंगे। ये कहां से बनेंगे? और अगर नहीं होगा तो मार्केट आएगा ही नहीं, आएगा तो जल्दी चला जाएगा, तो व्यापारिक गतिविधि क्या खाक चलेंगी? तुम पैसा जमा करने बैंक तो जाओगे, रास्ते में लुटेरे तुम्हें लूट लेंगे। लूट न हो इसके लिए पुलिस तो चाहिए। पुलिस कहां से आएगी? सब लोग एक साथ सड़क पर निकलने लगोगे, जाम लग जाएगा, पहुंचोगे ही नहीं। तो अगर हम ये करेंगे ना ना लाइन से चलोगे, लाल लाइट हो रही तो रुकोगे, ठीक है, तो देखने में यह लग सकता है कि हमने आपको रोका, लेकिन इनफैक्ट कहां रोका? हमने तो आपको सुविधापूर्वक चलाया।
आप गैस लेने गए, सब लोग एक साथ सिलेंडर ले रहे हो, किसी को नहीं मिलेगा। हालांकि अब तो ये स्थिति खत्म हो गई, हम अपने जमाने की बता रहे हैं, तब गैस के लिए भी लाइन लगती थी, अब तो कुंडी कट कर। तो आपको ये बात अजीब सी लग सकती है, लेकिन हमने तो देखे हैं वो दिन ना, हमने तो वो दिन भी देखे हैं मजेदार। हमने तो एक बार और कहा था कि घर में लड़की पैदा हुई और बजाज का स्कूटर बुक करा दिया। जब वो शादी के लायक होती थी 18-19 साल बाद, तो बजाज के स्कूटर का नंबर आ जाता था, और जब नंबर आता था तो लोग बड़े खुश होते थे। ठीक है, और बुकिंग के लिए हम एक निश्चित धनराशि उन्हें देते थे, और वो धनराशि हमारे ही पैसे से व्यापार करते थे, मतलब अपना एक भी पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं था। पूरे भारत से स्कूटर की बुकिंग हो रही, वो तो बहुत बड़ा अमाउंट बन गया, उसी से फैक्ट्री लगा ली, अपने पास से 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं, वो तुमको 18 साल बाद स्कूटर दे दिया। क्यों? क्योंकि ये बजाज इंडस्ट्री के मालिक गांधी परिवार के मित्र हैं, अन्य कोई स्कूटर मार्केट में आएगा ही नहीं, तो अन्य कोई स्कूटर खरीदा ही नहीं जा सकता। 3 स्कूटर चलते थे, विजय सुपर, लम्ब्रेटा और बजाज, चौथा स्कूटर ही नहीं, खरीद लो। 2 मोटरसाइकिल चलती थी, यजदी, राजदूत और इनफील्ड इंडिया, खरीद लो। इनफील्ड इंडिया सब खरीदते नहीं, वो जरा दूसरा ढंग की मोटरसाइकिल। ये इस देश में चला है, ठीक है ना, और हम ईमानदार के ईमानदार हैं, हमें कुछ करना ही नहीं, हम तो सिर्फ पॉलिसी बना रहे हैं ऐसी, जिसमें तो तुम ही कर पाओगे और तुमसे हम मोटे पैसे ले लेंगे, बात खत्म। विद ड्यू रिगार्ड हम ये कह रहे हैं कि आखिर जवाहरलाल नेहरू कितने बड़े वकील थे, कितना पैसा उन्होंने कमा के रख दिया जो खत्म ही नहीं होता। भाई आखिर कितने बड़े वकील थे, और जितने बड़े भी थे, आनंद भवन तो सरकार को दान कर दिया, वो तो अब उनकी संपत्ति है नहीं, तो आखिर कितने बड़े वकील थे। और बाकी एमपी एमएलए, इनकी तनख्वाहें तो तय हैं, उतनी तो है जितनी अरुण सागर को मिल रही, उतनी तो उन्हें मिल रही, तो ये क्यों नहीं उतने बड़े? ठीक है, तो है, चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर हम देखेंगे तो अगर आपको हमने रोका, तो रोका चलाने के लिए, रोका तो हमने आपको चलाने के लिए, दैट इज रेगुलेटरी मेजर। उसे हम सिर्फ कह रहे हैं कि कंपल्सरी टैक्स, क्योंकि टैक्स के बिना बात समझ में नहीं आती, अदरवाइज दैट इज ए इफर्ट। वो क्या है? केवल आबाद रखने का प्रयास है। इसलिए रेगुलेटरी एंड कंपल्सरी टैक्स ये कहां है? 301। और इसीलिए हमने कहा था कि राज्य इनके फेवर में है रेगुलेटरी एंड कंपल्सरी टैक्स, क्योंकि जब हम लोग 304 देखेंगे तो राज्य को यह साबित करना होगा, अगर कोई टैक्स लगा रहा है, किस पर? व्यापार, वाणिज्य और समागम पर, या किसी प्रकार का कोई कानून उसको विपरीत रूप से प्रभावित करने वाला बना रहा है, तो राज्य को यह साबित करना पड़ेगा कि वो 304 की जरूरतों को पूरा करता है। और 304 कहेगा कि आपका, देख ले 304 क्या कहता है? कहता है कि अनुच्छेद 301 या अनुच्छेद 303 में किसी बात के होते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्य राज्यों से आयात किए गए माल पर ऐसा कर अधिरोपित कर सकेगा जो राज्य में विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर लगाया जाता है, और इस प्रकार की उससे इस तरह आयात किए गए माल और ऐसे विनिर्मित या उत्पादित माल के बीच कोई विभेद न हो। ठीक है, और खामे कहता है उस राज्य के साथ या उसके भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे युक्त निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा जो कि लोक हित में अपेक्षित हो। इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिबंध लगाने वाला कानून, चाहे वो प्रतिबंध टैक्स के रूप में हो, आर्थिक हो या आर्थिक न हो, अगर वो युक्ति संगत नहीं है या लोक हित में अपेक्षित नहीं है, तो राज्य नहीं कर सकता कुछ भी। ठीक है ना, तो राज्य कुछ नहीं कर सकता।
और युक्त और लोकहित में अपेक्षित हो तो भी 303 की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। और 303 जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे केंद्र की सहमति को जरूरी बना देगा। इसीलिए हमने कहा था रेगुलेटरी एंड कंपनसेटरी टैक्स का जो फार्मूला डेवलप किया गया वो राज्यों के फेवर में है, क्योंकि उससे राज्यों को शक्ति मिलती है कि केंद्र की रजामंदी या केंद्र के हस्तक्षेप के बिना या लोकहित या युक्त निर्बंधन की चिंता किए बिना वो जो खर्च कर रहे हैं व्यापार वाणिज्य और समागम को आबाद बनाए रखने में इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों, अंतरराज्यिक और राज्य के भीतर भी उसको बनाए रखने की जो वो खर्च कर रहे हैं वो उन्हें वापस मिले हैं, इसकी व्यवस्था आपकी हुई है रेगुलेटरी एंड कंपनसेटरी टैक्स के माध्यम से। और वो आबाद बस इस शब्द के अंतर्गत विकसित हुआ फार्मूला है। विकसित कहां हुआ? ऑस्ट्रेलिया में, वहां से हमने ले लिया। इसलिए इसको महत्वपूर्ण मानते हैं और इसीलिए कहते हैं कि ये भारत का जो तंत्रात्मक चरित्र है, गणतंत्रात्मक तो ना कहें, संघात्मक चरित्र है, उसको और मजबूत करता है। और उसको मजबूत करने के लिए न्यायालय द्वारा किया गया प्रयत्न और प्रयास। तो रेगुलेटरी एंड कंपनसेटरी टैक्स, पहली चीज आप ये समझ लेंगे कि टैक्स नहीं है, ठीक है ना, केवल भाषाई विवशता और मजबूरी के कारण हम उसे टैक्स कह देते हैं। अदरवाइज वो टैक्स नहीं है बल्कि आबाद बनाए रखने के लिए आवश्यक विधान है। और वो 301 में बनता है, वो 302, 303, 304 से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और वाकई अगर आप कोई टैक्स लगाना चाहते हैं, कोई विधान व्यापार वाणिज्य और समागम को प्रभावित करने के लिए बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको विधायी क्षमता 302 से केंद्र को और 304 से राज्य को मिलेगी। और दोनों को सब्जेक्ट टू 303 विधायन करना पड़ेगा। और 305 नेशनलाइजेशन की बात करेगा, राष्ट्रीयकरण की बात करेगा, ठीक है। और 306 शायद आपका वो कर दिया, हाँ डिलीट कर दिया। और 307 अलग ढंग की बात करेगा। यह व्यापार वाणिज्य और समागम है। तो क्या है रेगुलेटरी एंड कंपनसेटरी टैक्स? इस कॉन्सेप्ट पर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात होती अतियाबारी टी कंपनी, क्योंकि वहीं से यह कॉन्सेप्ट शुरू होता है। हालांकि उस कॉन्सेप्ट अतियाबारी में कुछ माना नहीं, तो माना तो एक गोपालन में भी नहीं, लेकिन अनुच्छेद 21 की व्याख्या की बात जब शुरू होगी तो एक गोपालन से शुरू होगी। क्यों? इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 21 की व्याख्या की बात ही पहली बार एक गोपालन में आई, इसलिए वो महत्व की बात है। माना तो एक गोपालन में भी कुछ नहीं, जो कुछ माना जाना चाहिए वो तो माना मेनका गांधी में, लेकिन फिर भी एक गोपालन पढ़ा जाएगा, फिर भी वो इंपॉर्टेंट मामला है। ऐसे ही अतियाबारी, जो माना जाना चाहिए वो तो अतियाबारी में माना ही नहीं, लेकिन इसके बाद भी अतियाबारी पढ़ा जाएगा, इसलिए क्योंकि पढ़ा जाना चाहिए, इसकी आवश्यकता को ही पहली बार अतियाबारी में अनुभव किया गया। 301 में आबाद शब्द को व्याख्यायित किया जाना चाहिए और पढ़ा जाना चाहिए, इसकी आवश्यकता पहली बार अतियाबारी टी कंपनी में अनुभव हुई। जो कुछ उसमें कहा गया वो ठीक नहीं था, उसको ठीक किसने किया? राजस्थान ऑटोमोबाइल। इसलिए जो दूसरा मुकदमा हम कोड करते हैं वो राजस्थान ऑटोमोबाइल, जैसे अनुच्छेद 21 के मामले में पहला एक गोपालन, दूसरा मेनका गांधी, और फिर मेनका गांधी के बाद अनुच्छेद 21 का विस्तृत मामला हो जाता है। और फिर आपराधिक न्याय प्रशासन पर उसका क्या प्रभाव हुआ,
या आपका टेलीकम्युनिकेशन पर उसका क्या प्रभाव हुआ, भिन्न भिन्न मामलों पर जो मेनका गांधी की व्याख्या है अनुच्छेद 21 की, मेनका गांधी के मामले में उसका प्रभाव क्या हुआ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर, तो उस प्रभाव को दर्शित करने के लिए हम विभिन्न मुकदमों के उदाहरण देते हैं। ऐसे ही व्यापार वाणिज्य और समागम, इसके संबंध में जो पहली बात चलती है वो अतियाबारी टी कंपनी। तो अतियाबारी टी कंपनी ये तो कोड हो गई होगा, और चूंकि सही स्थिति राजस्थान ऑटोमोबाइल में आई, इसलिए दूसरा राजस्थान ऑटोमोबाइल, और फिर बहुत सारे राजस्थान ऑटोमोबाइल में जो कुछ कहा उसका विस्तार अन्य मामलों में होता चला गया और उसका उपयोग अन्य मामलों में होता चला गया, इसलिए फिर अन्य बहुत सारे मामले कोड किए जाते हैं। लेकिन ये दो तो होंगे ही होंगे, और आप देखेंगे कि प्रत्येक मामला राज्यों से जुड़ा है, क्योंकि केंद्र तो 302 से भी काम चला ही लेगा, लेकिन राज्य उनके ऊपर विशेष मामला है। पहले तो युक्त निर्बंधन लगाने वाला होना चाहिए, अगर कोई विधायन करना चाहते हैं, फिर लोकहित में वो अपेक्षित होना चाहिए, फिर 303 की जरूरतें पूरी होनी चाहिए, और ज्यादा खर्च आबाद रखने पर उन्हीं को करना होगा, चाहे अंतरराज्यिक व्यापार हो और चाहे राज्य के भीतर हो, क्योंकि राज्य के भीतर भी होगा तो अंतरराज्यिक जरूरी है, और अंतरराज्यिक अगर व्यापार होगा भी तो राज्यों से ही होगा, क्योंकि भारत का संपूर्ण राज्य क्षेत्र या तो राज्यों में बटा है या केंद्र शासित प्रदेश में। तो जो कुछ करना पड़ेगा वो तो इनफैक्ट राज्यों को ही करना पड़ेगा आबाद बनाए रखने के लिए, अर्थात जो सुविधाएं देनी पड़ेंगी आबाद बनाए रखने के लिए वो तो राज्यों को देनी पड़ेंगी, और उनकी शक्ति को अगर आप सीमित रखेंगे 304 के माध्यम से और 303 के माध्यम से, तो फिर मामला चल नहीं पाएगा। दैट इज व्हाई 302 से लेकर 304 तक टैक्सेशन या अन्य प्रकार के विधायन के हक होते हुए भी भारत के संविधान में राज्य को 302 से लेकर 304 तक विधायन का हक होते हुए भी हमने ऑस्ट्रेलिया से वो फार्मूला इंपोर्ट किया जो रेगुलेटरी एंड कंपल्सरी टैक्स से संबंधित है, ठीक है ना। इसलिए हालांकि वहां तो मजबूरी थी, वहां तो सेक्शन 92 कह रहा था कि ट्रेड, ठीक है, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स शैल बी एब्सोल्युटली फ्री अमंग द स्टेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो वहां तो स्थिति दूसरी थी, हमारे यहां दूसरी थी, लेकिन फिर भी हमने वो अडॉप्ट किया ताकि राज्यों की जो टैक्सेशन की कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा सके। और क्या आपका अतियाबारी टी कंपनी में देखते हैं तो वो पश्चिम बंगाल का मामला है, चाय बागान अक्सर पश्चिम बंगाल में ही है। अब चाय पैदा हुई, तो चाय पैदा हुई, अगर उसको पैकेज न किया जाए, उसके पैकेट्स न बनाया जाए, तो आप लाएंगे कैसे मार्केट में? और अगर नहीं लाएंगे तो चाय का रेट वहां भी गिर जाएगा जहां वो पैदा हुई, क्योंकि वहां तो मास स्केल पर होगी, और जो वहां गिर जाएगा तो वहां जो चाय का उत्पादक है उसका तो लागत भी नहीं निकलेगी। तो चाय का जो इंडस्ट्री है, चाय की का जो व्यापार है वो वहां भी खत्म। और चाय तो आदत की चीज है, चाय जरूरत की चीज नहीं है, और पूरे देश में चाय की सप्लाई ना हुई तो कमोबेश परेशानी से ही सही, लेकिन आदत खत्म हो जाएगी लोगों की, ठीक है ना। चाय कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि उसके बिना जिंदा ही नहीं रहेगा आदमी। तो चाय की इंडस्ट्री खत्म, अगर पैकेजिंग की अनुमति ना हो। अच्छा, आपने पैकेट बना दिए, तो पैकेट अगर वहीं रखे रहे तो भी क्या फायदा होगा? भाई पैकेट देश के विभिन्न हिस्सों में तो पहुंचने चाहिए, क्योंकि पैकेजिंग तो इसलिए हुई थी क्योंकि खुली चाय देश के विभिन्न हिस्सों में सुविधा पूर्वक नहीं पहुंचाई जा सकती, भले ही पहुंचाई जा सकती हो लेकिन सुविधा पूर्वक नहीं पहुंचाई जा सकती, इसलिए की गई ना।
अब अगर पैकेट वहीं रखे रहेंगे तो फायदा क्या है? इसलिए पैकेट देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचेंगे कैसे? तो सड़क, वायु या जल, तीन ही तो मार्ग हैं। और कौन सा मार्ग है? अगर वायु मार्ग से पहुंचागे तो महंगा इतना हो जाएगा कि नासी हो जाएगा, तब भी कोई नहीं खरीदेगा। तो रास्ता क्या बचता है? या तो सड़क मार्ग या जल मार्ग। ये दो मार्ग सस्ते पड़ेंगे। सबसे सस्ता तो जल मार्ग पड़ता है, क्योंकि वहां तो सड़क तारकोल से भी नहीं बिछानी है, वो तो प्राकृतिक मार्ग है। बस खाली आपको उतारने और चढ़ाने की सुविधा डेवलप कर देनी है, बस। तो जलमार्ग, यही कारण था कि प्राचीन समय में सबसे ज्यादा व्यापार जलमार्ग से ही होता था, और आज भी सबसे ज्यादा व्यापार जलमार्ग से होता है। अभी भी हमने जो भेजा है INS विक्रांत, वो हिंद महासागर में पाकिस्तान का रास्ता ब्लॉक करने के लिए भेजा है कि तुम्हारी सप्लाई चेन रोकेंगे। सप्लाई चेन रुकने पर तुम कितने दिन चलोगे? चलो ठीक है, लड़ाई तो हर स्तर पर लड़ी जाती है, और जैसे हमारे यहां है वैसे तो वहां है। जैसे 2 टैक्स लगते हम चिल्लाएंगे, वैसे तो 1 टैक्स लगते वो भी चिल्लाएंगे। और जैसे यहां की सरकार दबाव में आती वैसे तो वहां भी आएगी। ठीक है, तो ये तो होगा ही होगा। तो चीजों को रोका तो जाता ही है। तो जलमार्ग और सड़क मार्ग दो ही बचते हैं। तो सड़क मार्ग इससे चलेगा, जलमार्ग से चलेगा। तो सड़क मार्ग जलमार्ग विकसित कौन करेगा? राज्य, और उसमें पैसा लगेगा। यानी सड़क मार्ग और जलमार्ग न हुआ तो व्यापार और वाणिज्य और समागम असंभव हो जाएगा। तो सड़क मार्ग और जलमार्ग बनाना पड़ेगा यदि हम चाहते हैं व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद रहे। तो सड़क, जलमार्ग, इसे बनाने के लिए, यह सड़क और जलमार्ग को सुरक्षित रखने के लिए अगर कोई पैसा आपसे लिया जा रहा है तो इनफैक्ट तो वो टैक्स नहीं है, लेकिन आपको हम समझा नहीं सकते कि हम ये पैसा किस मद में ले रहे हैं, इसलिए हमने कहे उसे टैक्स दिया, लेकिन उससे पहले रेगुलेटरी एंड कंपनसेटरी शब्द लगा दिया। हालांकि अतियाबारी में रेगुलेटरी एंड कंपनसेटरी शब्द नहीं लगेंगे, इसी वजह से तो वो टैक्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। लेकिन आगे इस प्रकार की देनदारी के पहले शब्द आ जाएंगे। वो शब्द कब आएंगे? राजस्थान ऑटोमोबाइल में, क्योंकि अतियाबारी में तो हम कह रहे हैं ना, बात शुरू हुई थी, स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया वाटर वेज और जो रोडवेज है इसके इस्तेमाल के लिए। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ कि व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद रहेगा, और अगर आप व्यापार, वाणिज्य और समागम को प्रतिबंधित करते हैं या किसी शर्त के अधीन करते हैं या किसी दायित्व उस पर कोई अधिरोपित करते हैं तो यह भी बाधा का ही एक प्रकार है। आप अपने रोड और वाटरवेज के इस्तेमाल की वजह से हमसे टैक्स मांग रहे हैं, ये आबाद रखने में बाधा पैदा कर रहा है। इसलिए क्योंकि यह दायित्व का एक प्रकार है, इसलिए आप व्यापार, वाणिज्य और समागम करने पर बाधा कर रहे हैं, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाना जरूरी है, और वो वाटरवेज और रोडवेज से ही पहुंचेगा, और उसके इस्तेमाल के लिए आप टैक्स मांग रहे हो, और जो कि एक दायित्व है। इसलिए आप व्यापार, वाणिज्य और समागम इसे करने पर दायित्व अधिरोपित कर रहे हो, ऐसा माना जाना चाहिए, और इस टैक्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देना चाहिए। हालांकि आलोचना नहीं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की अतियाबारी में, लेकिन इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर हम आपको बड़ा और समझदार मानते हैं तो इसीलिए तो मानते हैं क्योंकि आप बड़े और समझदार होंगे। अगर आप भी उतने ही छोटे और नासमझ साबित हों जितने हम हैं, तो फिर हम आपको बड़ा और समझदार क्यों माने? उसका औचित्य क्या है? लेकिन फिर भी जब पहली बार बात चलती है तो थोड़ा लीनियंट व्यू होना चाहिए।
हालांकि अतियाबारी में जो कुछ उन्होंने कहा या AK गोपालन में उन्होंने जो कुछ कहा वो उनके बड़प्पन को शो नहीं करता, क्योंकि हम आपको बड़ा तो इसीलिए मानेंगे क्योंकि हम उतने बड़े नहीं हैं। हम आपको समझदार तो इसीलिए मानेंगे क्योंकि हम उतने समझदार नहीं हैं। आप भी नासमझ और छोटे निकल गए तो फिर बात बनती नहीं है। लेकिन चलो, क्योंकि शुरुआत होती तो हर चीज दिमाग में भी नहीं आती। हमें यह भी तथ्य ध्यान में ही रखना चाहिए कि अंततः सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी आदमी है, लेकिन ये तथ्य उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए। हमें तो ध्यान रखना ही चाहिए, वो जो खुद को ईश्वर मानते हैं ये भी गलत, ये तथ्य स्वयं उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए आलोचना की बात हमने की है कि उनकी भी आलोचना होनी चाहिए। उन्हें भी पता लगना चाहिए कि अंततः तुम आदमी हो और तुम भी वो गलतियां करते हो जो किसी से भी होती है। इसीलिए हमने आलोचना की बात की है। अतियाबारी में उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ डिसाइड हुआ था वो ये था कि उस समय तक, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में भी डेवलपमेंट आगे चले हैं, लेकिन उस समय तक ऑस्ट्रेलिया में ये डिसाइड हुआ था कि अगर डायरेक्ट कुछ भी व्यापार वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाता है, प्रत्यक्ष एकदम दिखाई देता है कि प्रतिबंध लगाता है, तो उसे हम प्रतिबंध ही मानेंगे और उसे शून्य करेंगे। हालांकि आगे जब ऑस्ट्रेलिया में डेवलपमेंट चले तो फिर इस बात में रिलैक्सेशन आया और तदनुरूप रिलैक्सेशन यहां भी आने लगा, लेकिन शुरुआत वहां यही थी। तो आपका अतियाबारी में कोर्ट ने कहा कि नहीं, स्टेट ये टैक्स इंपोज नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि आप व्यापार वाणिज्य और समागम इसे करने पर शर्त लगा रहे हो टैक्स के भुगतान की, क्योंकि व्यापार वाणिज्य और समागम चाय के क्षेत्र में संभव नहीं है अगर उसकी पैकेजिंग ना हो, और अगर उसकी पैकेजिंग हो भी जाए और देश के विभिन्न हिस्सों में ना पहुंचे तो भी उसका कोई मतलब नहीं, और देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंच भी जाए इसके लिए वाटरवेज और रोडवेज का इस्तेमाल जरूरी, उस पर आप टैक्स मांग रहे हो। तो आप प्रकारांतर से व्यापार वाणिज्य और समागम को असंभव बना रहे हो, जो कि 301 की आत्मा के प्रतिकूल है। क्योंकि 301 फ्रेमर्स ने काहे के लिए बनाया था? इसलिए कि इकोनॉमिक यूनिटी देश के अंदर रहे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इकोनॉमिक यूनिटी न रही तो पॉलिटिकल यूनिटी ये भी नहीं रहेगी। इसलिए पॉलिटिकल यूनिटी जो हमने स्वतंत्रता के संघर्ष से पाई और जिसको हमने संविधान अडॉप्ट करके सुरक्षित किया, वो लगातार बनी रहे, इसके लिए उन्होंने 301 से 306 तक के प्रावधान बनाए थे, 307 तक के, और इसीलिए उन्होंने 301 में कहा था कि आबाद रहेगा। वो ये भी जानते थे कि डिफरेंट पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्शंस की सरकारें आएंगी आगे, और वो क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखकर राज्यों में इस प्रकार के, ठीक है, काम कर सकती हैं जिससे नेशनल इकोनॉमी पर प्रतिकूल असर पड़े। इसीलिए उन्होंने 301 में आबाद की बात कही थी, और आपने बाधा खड़ी की है टैक्स के रूप में अपने वाटरवेज और रोडवेज के इस्तेमाल के संबंध में। इसलिए आपने इस आबाद शब्द के प्रतिकूल काम किया है, और 301 के आधार पर उन्होंने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। इससे राज्यों की जो टैक्सेशन की क्षमता थी बहुत ढंग से प्रभावित हो गई, और जब बहुत ढंग से प्रभावित होगी तो उससे छुटकारा पाने के उपाय आएंगे, क्योंकि बताशे शक्कर से ही बनने हैं, बताशे बातों से नहीं बनने हैं। पैसे का काम पैसे से चलेगा, बातों से नहीं चलेगा। इसलिए जो सो कॉल्ड देशभक्त फेसबुक पर टैक्सेशन के खिलाफ लिखते रहते हैं, टैक्सेशन नहीं होगा तो स्कूल भी नहीं होगा, अस्पताल भी नहीं होगा, तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि उसके लिए लोन नहीं लिए जाएंगे IMF से, और लेने भी लगो तो कोई दे नहीं देगा, ठीक है, लेने भी पहुंच जाओ तो कोई दे नहीं देगा, और देगा तो वैसे ही देगा जो हाल पाकिस्तान का है, ठीक है, देगा तो फिर हाल भी वही होगा। तो इसलिए पैसे का काम पैसे से चलता है, बताशे बातों के नहीं बनते, वो शक्कर के ही बनते हैं। इसलिए आगे फिर इस रुख में परिवर्तन आया और राजस्थान ऑटोमोबाइल और सारी बातें आई। राजस्थान ऑटोमोबाइल शेष
और 302 से लेकर के 305 तक आगे बात करेंगे, सोमवार को देखें।